तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जायद उर्द की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। तरबूज और खरबूज की उन्नतशील प्रजातियां और बुआई विधि। किसान भाइयों, दलहन की खेती करने से जहां एक तरफ मानव आहार में प्रोटीन की पूर्ति होती है, वहीं दूसरी तरफ भूमि की भौतिक दशा में सुधार भी होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखने में आया है कि दलहन में उर्द का क्षेत्रफल अपने राज्य में घटा है, क्योंकि किसान को उचित उपज नहीं मिल पा रही है। इसका प्रमुख कारण हमारे किसान भाई वैज्ञानिक संस्तुतियों के आधार पर खेती नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, उर्द की किन किन उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें और बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। किसान भाइयों, जायद में हमारे जनपद में उर्द की खेती किसान भाइयों के द्वारा बहुतायत क्षेत्र में की जाती है। हमारे किसान भाइयों के द्वारा इसकी खेती मुख्यतः बीज उत्पादन और अपने दलहन के उपयोग के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में ऐसा है जहां पर हमारे किसान भाइयों के द्वारा इसको हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया, फलियां तोड़ ली जाती हैं और जो अवशेष बचता है उसको हरी खाद के रूप में हमारे किसान भाइयों के द्वारा प्रयोग में किया जाता है। इसकी खेती करने से जहाँ जहाँ किसान भाइयों हमारी खाद्यान्न के साथ साथ जो दलहन की आपूर्ति होती है, साथ साथ जो प्रोटीन की आपूर्ति के साथ साथ ये मिट्टी को जो उर्वरा शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छी तरह से खेती होनी चाहिए। मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए किसान भाइयों ये ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी हो, जिसमें जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था हो। ऐसी खेती हमारे उर्द की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी की तैयारी किस तरह से करना चाहिए किसान भाइयों, अगर आलू की खेत है, आलू की खुदाई के बाद अगर उसमें हमें उर्द की खेती करना है तो उसके लिए आप सीधे कल्टीवेटर से एक दो जुताई करने के बाद और बीज डाल करके आप उसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हमारे पास सरसों का खेत है या हमारे पास मटर का खेत है तो उसमें एक जुताई मिट्टी पलटल से और एक दो जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद खेत को भुरभुरा बना लें और साथ ही साथ पाटा लगा करके खेत को समतल करके इसके बाद आप बुआई करें। जहाँ तक प्रजातियों का बात, किसान भाइयों, जहाँ तक प्रजातियों का सवाल है, इस जायद के लिए जो हमारी उपयुक्त प्रजातियाँ हैं उसमें एक तो टाइप 9 प्रजाति है और एक हमारी नरेंद्र उर्द 1 प्रजाति है। इसके बाद हमारी आज़ाद उर्द 1 और आज़ाद उर्द 2, इसके साथ साथ एक उत्तरा प्रजाति है। हमारे यहाँ के CSA की यूनिवर्सिटी के एक शेखर 2 प्रजाति है। ये प्रजाति ऐसी हैं जो जिनका हम फसल उत्पादन में समय पर बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों बीज दर की बात आती है तो चूँकि जायद में हमारा उर्द होता है उसकी बढ़वार बहुत अच्छी नहीं होती है, तो इसमें 25 से 30 किलो उर्द की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर प्रयोग किया जाए तो वो जो प्लांट पॉपुलेशन होती है प्रति हेक्टेयर वो पर्याप्त रहती है। ये जरूरी है कि अगर हम बुआई के पूर्व बीज का शोधन कर लेते हैं
हैं तो प्रारंभिक तौर पर जो बीमारियां हमारे खेत में लगती हैं उससे हम बचा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों एक चीज़ ये है, कोई भी फफूंदीनाशक दवा जैसे आपके पास कार्बेंडाजिम है या थीरम है या ट्राइकोडर्मा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके लिए अगर बावेस्टीन है तो 2 ग्राम, अगर कार्बेंडाजिम है तो 2 ग्राम, अगर हमारे पास आपका ये थीरम है तो 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से हम शोधन कर लें। अगर हम राइजोबियम कल्चर से भी बीज को शोधन कर लें तो आप देखेंगे कि उससे हम उर्वरक की मात्रा को भी घटा सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारी एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है, वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्तरीकरण करके अब हमारा उत्पादन को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारी मिट्टी को भी उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। इसके लिए किसान भाइयों देखें कि आधा लीटर पानी ले लें, उसमें 50 से 60 ग्राम गुड़ डाल लें और उसको चूल्हे पर रख करके गर्म कर लें। जब घुल जाए इसके बाद उसको नीचे उतार कर ठंडा कर लें। जो हमारा कल्चर राइजोबियम कल्चर है उसको एक पैकेट होती है, उसका 200 ग्राम मात्रा होती है, वो 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। वो आप कल्चर उसमें डाल देंगे, इसके बाद उसको चमचे से मिला करके और इसके बाद ठंडा करके हाथ से अच्छी तरह से मिला करके छाया में सुखा करके और इसके बाद शाम टाइम अगर आज की बुआई करेंगे तो आप देखेंगे राइजोबियम कल्चर से भी हमारे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों जहां तक इसमें खाद उर्वरक की बात आती है तो मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि इसके लिए नाइट्रोजन 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, साथ ही साथ डीएपी जो या फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की प्रयोग करना चाहिए। ये अति आवश्यक है कि इसमें नाइट्रोजन की पूरी मात्रा और इसमें डीएपी की पूरी मात्रा, साथ ही साथ सल्फर के रूप में अगर जिप्सम मिल जाता है तो 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम प्रयोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे तत्वों की आपूर्ति एनपीके और सल्फर की आपूर्ति हमारी हो जाती है, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक इसमें बुआई की विधि की बात आती है किसान भाइयों, इसके लिए जो हमारे आप नाई या चोगा से भी बो सकते हैं। आजकल हमारे पास लाइन से बुआई के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग का भी प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ मशीन भी आ गई है जो सीड ड्रिल आ गई है, उसके भी माध्यम से हम बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 4-5 सेंटीमीटर रखते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट पॉपुलेशन प्रति हेक्टेयर अच्छी मेंटेन हो जाए, जिसका उत्पादन पर सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। इस तरह से किसान भाइयों देखेंगे कि जायद में उर्द की खेती से 60 से 65 या 70 दिन में हमारे किसान भाइयों के द्वारा कम समय में एक बहुत अच्छा उत्पादन उर्द से लिया जा सकता है। धन्यवाद। तरबूज और खरबूज की खेती पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर मैदानी क्षेत्रों में एवं गंगा के दियारा भूमि में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें इसके फल स्वादिष्ट एवं पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण गर्मी में हर घर में इसकी मांग रहती है। इसकी बुआई का समय अभी चल रहा है, तो हमारे किसान भाई किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इसकी वैज्ञानिक बुआई कर सकते हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव। किसान भाइयों, खरबूजा एवं तरबूज की खेती मिठास के कारण इनको जो है पसंद किया जाता है। इसमें विटामिन ए, बी और सी पाई जाती है। इसका प्रयोग मूत्र विकार में हितकारी रहता है, तो एक बहुत अच्छी फसल है जिसको किसान भाई ले सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटक आता है वो इसका गुणवत्ता का आता है। खरबूजा गोल जिसका वजन 500 से 700 ग्राम हो, कसा हुआ गुदा हो, अच्छा पसंद किया जाता है। जहाँ तक तरबूज की बात है, गोल तरबूज जिसका वजन 2 से 4 किलोग्राम हो, कम बीज हो तथा बीज एक ही पंक्ति में हो, ऐसा तरबूज पसंद किया जाता है। तो एक गुणवत्ता युक्त उत्पादन हम तभी कर पाएंगे जबकि जितने भी खरबूजा और तरबूज की तकनीकी उपलब्ध है उसका सभी का हम समावेश अपनी खेती में करेंगे। तो सर्वप्रथम बात आती है भूमि का चयन। भूमि का चयन ऐसा करना चाहिए जहां पर जल भराव न हो, भूमि में जीवांश पदार्थ की मात्रा पर्याप्त हो और बलुई दोमट भूमि जो खरबूजा और तरबूज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 गहरी जुताई की जाती है तथा प्रत्येक जुताई के पश्चात आवश्यकता अनुसार पाटा लगाकर मिट्टी की एक कणीय संरचना बना दी जाती है ताकि उसमें पौधे भली भांति पनप सके। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटक आता है प्रजातियों का। जहाँ तक खरबूजा की बात है, इसमें जो मुक्त परागित किस्में आती हैं उसमें काशी मधु, पूसा मधुरस,
हरा मधु, ये मुक्त परागित किस्में हैं खरबूजा की। इसके साथ साथ कुछ संकर प्रजातियां भी हैं, जैसे पंजाब शंकर, ये एक बहुत अच्छी उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। और इसके साथ साथ निजी कंपनियां वाले के भी पर्याप्त मात्रा में आपको बाजार में बीज मिलेंगे, तो एक अच्छी कंपनी का आप बीज का चयन कर सकते हैं। जहाँ तक तरबूज की बात है, इसमें भी दो तरह की किस्में हैं, एक मुक्त परागित किस्में, दूसरा संकर किस्में। मुक्त परागित किस्में में शुगर बेबी, अर्का मानिक, दुर्गापुर मीठा एक अच्छी प्रजातियां हैं। तीनों प्रजातियों को काफ़ी पसंद किया जाता है। जहाँ तक संकर प्रजाति की बात है, उसमें अर्का ज्योति एक अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं। और खरबूजा की भांति तरबूज में भी निजी कंपनियां की पर्याप्त मात्रा में संकर और मुक्त परागित किस्में का बीज बाजार में उपलब्ध है। किसी भी विश्वसनीय निजी कंपनी का आप किसान भाई बीज खरीद सकते हैं। इसके पश्चात बात आती है बीज दर की। जो खरबूजा है वो 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से तथा तरबूज 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि किसान भाइयों ने किसी प्रमाणित स्रोत से अच्छी अंकुरण क्षमता वाला एक बीज खरीदा है, तो वहाँ पर आपको बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आपने किसी ऐसे अन्य स्रोत से खरीदा है या स्वयं का बीज प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में बुआई से पूर्व बीज का शोधन करना नितांत आवश्यक है। बीज का शोधन करने के लिए कार्बेंडाजिम 3 ग्राम मात्रा का प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उसका उपचारित किया जाना चाहिए। लेकिन बुआई से पूर्व बीज को, खरबूजा एवं तरबूज के बीज को पानी में भिगोना नितांत आवश्यक है, क्योंकि खरबूजा एवं तरबूज का जो बीज है ऊपर का छिलका बहुत कड़ा होता है, उसका अंकुरण प्रभावित होता है। यदि किसान भाई पानी में भिगोकर बोएंगे तो एक अच्छा जमाव होता है। खरबूजे के लिए 3 से 4 घंटे का समय जो पानी में भिगोने का है वो पर्याप्त रहता है। लेकिन जहाँ तक तरबूज की बात है, उसका छिलका बहुत अधिक कड़ा होने के कारण तरबूज के बीज को 10 घंटे तक पानी में भिगोया जाता है। 10 घंटे तक पानी में भिगोने के पश्चात ही जब बीज हल्का सा सूखने लगे तब उसकी बुआई की जाती है। जहाँ तक खाद एवं उर्वरकों की बात है, खेत की अंतिम जुताई के समय ही 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रयोग की जाती है। और इसके साथ साथ जो नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा है वो यद्यपि मिट्टी परीक्षण के आधार पर प्रयोग किए जाने चाहिए। यदि मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पा रहा है तो 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जाना चाहिए। 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय नालियों में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिन पश्चात तथा 1/3 मात्रा को 40 से 50 दिन पश्चात खड़ी फसल में प्रयोग किया जाता है। खड़ी फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि मिट्टी में जो है पर्याप्त नमी बनी रहे। जहाँ तक बुआई की विधि की बात है, खरबूजा की 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं। बीज को नाली के किनारे 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहरा उसकी बुआई की जाती है। जहाँ तक तरबूज के बुआई विधि की बात है, तरबूज की बुआई विधि खरबूजा के तुलनात्मक थोड़ा सा लाइन से लाइन की दूरी अधिक रहती है। तो तरबूज के लिए 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बना लेते हैं तथा बीजों को इन नाली के किनारे पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर इनकी बुआई की जाती है। जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन की बात है, जहाँ पर अत्यधिक खरपतवारों का प्रकोप हो वहाँ पर खरपतवार नाशी रसायन पेंडामेथिलिन 3.3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर लगभग 1000 लीटर पानी में मिलाकर भली भांति छिड़काव कर दें। छिड़काव इस प्रकार करें कि पूरे खेत पर एक फिल्म, एक परत के रूप में बन जाए। यदि पेंडामेथिलिन का प्रयोग किया जाता है तो लगभग 30 दिन तक ये खरपतवारों को नियंत्रण करता है। इसके पश्चात 30 से 35 दिन बाद एक बार हाथ से खुरपी के द्वारा खरपतवारों को निकाल दिया जाता है। जहाँ तक पादप वृद्धि नियामकों की बात है, यदि इन पर जिब्रेलिक एसिड का 25 ppm का 2 बार पर्णीय छिड़काव किया जाता है। एक बार जब 2 पत्ती वाली अवस्था हो और दूसरी बार 4 पत्तियों वाली अवस्था पर यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है।
ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ दिल ही नहीं दिमाग भी लगाना पड़ता है। सिर्फ ताकत ही नहीं हिम्मत भी जरूरी। कहीं तरतीब तो कहीं जीतता है इरादा और हर दिन बनते हैं नए रिकॉर्ड। रैंकिंग की रेस में कभी भी पलट सकती है बाजी। इसीलिए तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मत्स्य पालकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात जो हमारे सामने है वो यह है कि हम मछली पालन का व्यवसाय तो शुरू करते हैं, तालाब में मछलियां हमारी तैयार भी हो जाती हैं और हमें ये अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि किस समय हम मछलियों को तालाब से निकालें, कौन सी उम्र उनकी होनी चाहिए, कौन सी साइज़ होनी चाहिए, कितने वजन तक की मछलियाँ हम निकालें और किस विधि से निकालें और किस विधि से बाज़ार तक ले जाएँ जिससे कि हमें अधिक से अधिक आय मिल सकती हो। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी जो प्रथम अहम प्रश्न है यहाँ पे कि हम पहले तो ये निर्धारित करें कि हमें किस आकार तक की मछलियाँ बाज़ार में बेचनी है। जो आज का समय कहता है किसान भाइयों, उसमें एक स्टैंडर्ड साइज होता है टेबल साइज फिश, वो 1 से 1.5 किलो तक की हम मानते हैं। तो किसान भाइयों, जब हमारी मछली 1 से 1.5 किलोग्राम तक का वजन प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में हमको बाज़ार में ले जाने की ज़रूरत होती है। जब हमारी मछली 1 से 1.5 किलोग्राम तक की हो जाती है, हमें बाजार में जो हमारा बाजार मूल्य है वो इस समय अच्छा रेट दे रहा है। ऐसी स्थितियों में हम मछलियों को अपने तालाब से निकाल करके बाजार में भेजें। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा समय जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हमको अधिक से अधिक रेट मिले, बाजार मूल्य मिले। ऐसा समय खास तौर पे अपना उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है, त्योहारों का पर्व नहीं होता, जैसे नवरात्र न हो या कोई ऐसा व्रत और त्यौहार का समय न हो जिससे कि मांग हमारी घट जाए और हमारा जो रेट हो वो घट जाए। अब बात ये आती है कि हमको किस तरह निकालना चाहिए जिससे कि हमारी मछलियों में कम से कम घाव हो, कम से कम उसमें बाहरी जीवाणुओं का आक्रमण हो जिससे कि हमारी मछलियां सड़े ना, खराब ना हो। तो किसान भाइयों, ख़ास तौर पे हमें फंदे वाले जाल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। यदि फंदे वाले जाल का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें उनके सल्क में घाव होगा तो बाहरी आक्रमण जीवाणुओं का जो होगा, बैक्टीरिया का आक्रमण बढ़ जाएगा और जब आक्रमण बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारी मछलियां जल्दी से जल्दी सड़ने लगती हैं। तो इन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब यदि हम बाजार से मछलियों की बाजार ले जाने के लिए निकाल रहे हैं मछलियों को, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हम मछलियों को निकालते हैं तालाब से, निकालने के बाद हम करते क्या हैं कि उनको लाल दवा से धुलाई कर लेते हैं। लाल दवा से जब हम धुलाई कर लेते हैं तो उनमें एक बैक्टीरिया का आक्रमण कम हो जाता है। अगली बात आती है हमारी कि जब हम मछली तालाब से निकाल लेते हैं तो निकालने में और बाजार ले जाने में के बीच का अंतर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि मौसम ठंडा है तब तो कोई बात नहीं है, बाजार तक माल पहुंच जाता है। यदि मौसम थोड़ा गर्म है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थितियों में हमें उसमें बर्फ़ लगा करके ही बाज़ार में भेजना चाहिए। उसमें हम एक तह बर्फ़ का, दूसरी तह मछली की, तीसरी तरह बर्फ़ का, इस तरह करके बर्फ़ मछली करते हुए हम एक 3-4 लेयर तक ले जाते हैं और कार्टन भरने के बाद उसको हम बर्फ़ से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ही हम बाज़ार में ले जाते हैं। यदि मान लीजिए कि हमारी मछलियाँ ऐसी हैं जो कि जल्द ख़राब होने की संभावना है, ऐसे में हमें
तीव्र गति के वाहन का इस्तेमाल करते हुए या इंसुलेटेड वाहन का इस्तेमाल करते हुए ही बाजार में ले जाने चाहिए, जिससे कि हमको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कभी कभी होता क्या है कि हमें लोकल क्षेत्रीय रूप में भी मछली की लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, मांग बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम मछली निकाल करके जो 1 किलो से ऊपर 1.5 किलो से ऊपर की हैं मछलियाँ, उनको निकाल करके हम अपने तालाब पे ही उनको बेच देते हैं, जिससे कि हम अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम मछली पालन करते हैं तो इन सब बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए ही मछली का निष्कासन करें और उचित रूप में उचित तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ही बाजार में लेकर के जाएं, जिससे कि हमको अधिक से अधिक लाभ हो और नुकसान होने की कम से कम संभावना हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है झिंझक औरैया के उदयभान प्रजापति ने। आपने जायद मक्के में समन्वित नासिक जीव प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश में जायद में मक्का की फसल के लिए अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 15 से 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र है और फरवरी माह में बोई गई मक्का की फसल इस समय 30 से 45 दिनों की विभिन्न वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था पर खेतों में खड़ी होगी, जिसमें कि फसल सुरक्षा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान अगर किसान भाई रखते हैं तो निश्चित ही मक्का से आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसल सुरक्षा के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों की, जिसमें मक्का की फसल का सबसे प्रमुख रोग है पर्ण अंगमारी या पत्ती झुलसा। ये रोग प्रदेश के समस्त मक्का उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तथा इनके द्वारा भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसान भाइयों, हेलमिंथोस्पोरियम कवक द्वारा यह फसल पर पहुंचाया जाता है। सर्वप्रथम इस रोग के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर अंडाकार या नाव के आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों का रंग हरा भूरा, भूरा या भूरा हो सकता है तथा पत्तियों पर इनका आकार एवं संख्या अनिश्चित होती है। बाद में यह धब्बे ऊपर की पत्तियों पर भी पहुंच जाते हैं तथा रोग की भयंकर अवस्था पर पत्तियां सूख जाती हैं और संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, पौधों में अपरिपक्व एवं दाने रहित भुट्टे होने के कारण उपज में भारी कमी आ जाती है। इस रोग के रोग कारक रोगी पौधों के अवशेषों पर भी जीवित रहते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा 2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से करना लाभप्रद होता है। इसके अतिरिक्त मक्का की रोग रोधी किस्में जैसे गंगा शंकर मक्का 2, गंगा शंकर मक्का 5, गंगा शंकर मक्का 7 एवं संकुल किस्में किसान, विजया, विक्रम आदि की ही बुआई करनी चाहिए तथा फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। अब आइए जानते हैं इसमें लगने वाले महत्वपूर्ण कीटों के बारे में। तो इसका सबसे भयंकर कीट है तना छेदक। इसकी सूढ़ियां तनों में छेद करके अंदर ही अंदर खाती हैं, जिससे तेज हवा चलने पर पौधा टूटकर गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद 20 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान 3% ग्रेन्यूल का प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें अथवा बुआई के 2 से 5 सप्ताह बाद क्यूनॉल-फास दवा 2 लीटर या फेनिट्रोथियान 50 EC 500 से 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसका दूसरा प्रमुख कीट है गोप भेदक मक्खी। प्रौढ़ मक्खी हल्के धूसर रंग की होती है, जिसके लार्वा द्वारा हानि होती है। ये जमाव के प्रारंभ होते ही फसल को हानि पहुंचाते हैं। पहले पत्ती खाते हैं, फिर तने के ऊपरी कोमल भाग में छेद करके घुस जाते हैं और तने को खाते रहते हैं, जिससे फसल में पौधों के पीले पड़कर सूख जाने की समस्या देखी जाती है। प्रकोप वाले पौधों पर मृत गोप अर्थात डेड हर्ट बन जाता है। इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC या मोनोक्रोटोफॉस 36 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रदेश की परिस्थिति में मक्का में दीमक एवं बालदार कीटार कीटों का भी प्रकोप कहीं कहीं देखा जाता है।
दीमक के नियंत्रण हेतु खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफॉस दवा 2 से 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर सिंचाई नाली के माध्यम से खेत में प्रयोग करना चाहिए। बालदार कीट अथवा भुड़ली कीट के नियंत्रण हेतु डाइक्लोरोवास दवा 650 मिलीलीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। आजकल मक्के की फसल में एक विनाशकारी सूक्ष्म जीव सूत्रकृमि का प्रकोप भी देखा जा रहा है, जिसके नियंत्रण हेतु फसल चक्र अपनाएं तथा बुआई के समय कार्बोफ्यूरान दवा 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, मक्का की खेती में अगर उपर्युक्त बताए गए लगने वाले रोगों एवं कीटों की रोकथाम कर ली जाए तो मक्का की फसल से 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्तम एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है तरकुलवा देवरिया के सुरेश मौर्य ने। आपके पपीते के पौधे में मोज़ेक रोग लगा हुआ है, जिसके निदान पर आप जानकारी चाहते हैं। देखिए, आपके पपीते में एक ऐसी बीमारी जो कि एक विषाणुओं के द्वारा फैलती है और इससे आपके पौधे में फूल तो आएंगे और सब कुछ होगा, मगर इसमें फल बनना संभव नहीं हो पाता और होता भी है कहीं कहीं पर 1-2 फल आते हैं। इससे आपकी पूरी फलत जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इनको आपको जो पत्तियां देख रहे हैं, सबसे पहले तो किसान भाई इनको चाहिए कि इसे काट के और इन्हें काट के ज़मीन में गाड़ दें अथवा इसे जला दें, जिससे ये रोग और पौधे में न फैलने पाए। दूसरी चीज़, और जो अगर आपके स्वस्थ पौधे अगर आपके बाग में और आपके खेतों में लगे हैं तो उसमें ये रोग न फैले, इसके लिए कीटनाशी जो है, एक कीटनाशी का जरूर छिड़काव करते रहें। इसमें एक कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई। उसके अलावा मोनोक्रोटोफास, जिसकी 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप रेगुलर 15-20 दिन पर 2 बार कर देंगे तो इस बीमारी को फैलाने वाले जो वो हैं इंसेक्ट्स हैं वो नहीं फैलेगी और इससे आपका ये जो खास तौर से ये बीमारी है पपीते में लगी हुई, ये दूर हो जाएगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य अंश। आम के बागान में कीटों का नियंत्रण, गाय और भैंस में टीकाकरण पर जानकारी, फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।